नमस्कार, अन्नदाताओं को समर्पित कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निशा किरण। वैसे इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां, नवीनतम तकनीकों, योजनाओं एवं उपकरणों के बारे में आपसे आए दिन साझा करते रहते हैं और अपने अनुभवों को बांटते रहते हैं। इस कार्यक्रम के कड़ी में हम कुछ ऐसी जानकारियों के साथ आए हैं जहाँ हम मिलेंगे नए नए विशेषज्ञों से, नए नए विषयों के साथ। लेकिन सबसे पहले देखेंगे खबरें खेती में आज क्या है खास। दर्शकों नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर आज के मुख्य कृषि समाचारों पे। कृषि में योजनागत तरीके से उत्पादन देगा लाभ, आलू की फसल को फफूंद से बचाएं और किसानों के लिए बेहद उपयोगी पावर वीडर मशीन। कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के संयुक्त निदेशक एन विजयलक्ष्मी ने बताया है कि कृषि के क्षेत्र में प्लानिंग बनाना बहुत जरूरी है, जिससे आगे आने वाले फसल रबी और खारिफ का उत्पादन में कमी नहीं होगी। पिछले दिनों कृषि विभाग मीठापुर के सभागार में एक सेमिनार के आयोजन में उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को सभी योजना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। हमेशा प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रायर प्लानिंग हम लोग कर लेते हैं तो नेक्स्ट जो खरीफ और रबी है उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हम पा सकते हैं। तो ये बेसिकली स्टेट सीड कॉरपोरेशन है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। रोलिंग प्लान्स अच्छे से बना सकते हैं। विलेज सीड विलेज प्रोग्राम को और थोड़ा सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं। और इस साल ज़रूर SNA वाले प्रॉब्लम्स आए थे, PFMS और SNA का काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे। हर एक डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम्स था, लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी तक आप लोगों ने सारा सॉर्ट आउट कर लिए होंगे। किसान भाइयों, अभी ठंड में आलू की फसल में फफूंद से बचाव के लिए आप मैनकोजेब का छिड़काव करें। इससे फसल को फफूंद से बचाया जा सकता है। इस विषय पर विशेष जानकारी दे रहे हैं कृषि विभाग पौधा संरक्षण के उप निदेशक श्री गोपाल शरण। मैनकोजेब 75% WP आता है। कोशिश करनी चाहिए कि 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़ इसका छिड़काव किया जाए। हाँ, आलू में खासकर अच्छा छिड़काव करते समय ये सावधानी बरतने की ज़रूरत है कि एक डंडा ले लिया जाए और लत्तर के जो निचला जो सतह है उस पर भी आप रिपीट कर सकते हैं ताकि पूरा पौधे भीग जाए। किसान भाई बहनों, वर्तमान समय में पानी की किल्लत से पूरी दुनिया जूझ रही है। ऐसे में कृषि की उन्नति के लिए कम पानी में बेहतर उत्पादन को हासिल करने के उद्देश्य से ड्रिप इरिगेशन तकनीक का प्रयोग आपके लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। इस तकनीक द्वारा पाइपों से पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे कि पौधों को भरपूर नमी भी मिल पाती है और दूसरी तरफ पानी की बचत भी होती है। फसल प्राप्त हो, इसके लिए गेहूं की उन्नत किस्मों का चयन करना बेहद जरूरी होता है। किसान द्वारा चुनी गई उन्नत किस्म यह निर्धारित करती है कि उपज कितनी होगी। साथ ही साथ अच्छी किस्म के बीज उच्च उत्पादकता व रोग रोधी क्षमता वाले भी होते हैं। भारत में गेहूं एक मुख्य फसल है। गेहूं का लगभग 97% क्षेत्र सिंचित है। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। साधनों की उपलब्धता के आधार पर हर तरह की भूमि में गेहूं की खेती की जा सकती है। इसके उन्नत प्रभेदों में है HD 2733, BVW 502, HD 2884 और HD 2967, जो कि काफी अच्छा उत्पादन और लाभ दे सकते हैं।
सब्जियों का उत्पादन किसानों के लिए हमेशा से फायदे का सौदा रहा है। यदि उसमें थोड़ी सी सावधानी बरती जाए और बाजार की उपलब्धता हो तो काफी मुनाफा लिया जा सकता है। आलू भी ऐसी ही लाभदायक फसल है। हर मौसम में इसकी मांग काफी ज्यादा रहती है। इसमें लागत कम है और मुनाफा ज्यादा है। आइए जानते हैं ऐसे ही एक कर्मठ किसान दीपक कुमार के विषय में, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और वर्मी कंपोस्ट की मदद से आलू की खेती कर लाभ अर्जन कर रहे हैं। कि वर्मी कंपोस्ट का यूज़ बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ, लाइन स्विनिंग करता हूँ। और पिछले साल मैंने कट्ठे में बीज जो है से हमने 40 केजी लगाया और 40 से 50 ग्राम का एक बीज था, जिसके कारण पिछले साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ। ये करीब 25 मन तक गया। इस साल उम्मीद करता हूँ, मैंने 10 कट्ठा से 15 कट्ठा, छोटे किसान हूँ, 10 से 15 कट्ठा में आलू लगाया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उससे भी ज़्यादा निकालूँ। वर्मी कंपोस्ट का सबसे ज़्यादा यूज है। पावर वीडर मशीन का प्रयोग खरपतवार को हटाने, फसल उगने के बाद मिट्टी को समतल करने और फेंटने के लिए किया जाता है। इसके लिए किसी पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। इंजन शुरू होने के बाद मशीन को किसान धकेल कर आगे बढ़ाता है। इसका संचालन सुरक्षित है और निराई और गुड़ाई के लिए यह बेहद लाभदायक मशीन है। और अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। आइए अब चलते हैं बाजार समिति पटना, जहां जानेंगे आलू और प्याज के ताजा भाव। लाल आलू 2400 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद आलू 2200 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। और अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात है? बड़े परेशान दिख रहे हो। सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़े। खबर खेती में अभी आपने जाना मंडी के ताजा भाव के बारे में, ली जानकारी मौसम के मिजाज के बारे में और जाना एक सफल किसान के सफल कहानी के बारे में। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, जहां हम एक वीट वार्ता के जरिए अपने एक विशेषज्ञ से मिलेंगे और जानेंगे उनसे एक ऐसे पशु के बारे में जिसके प्रकोप से देश भर के किसान परेशान हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीलगाय की। नीलगाय अगर एक साथ झुंड में आ जाए तो सैकड़ों एकड़ फसलों को बर्बाद करने का सामर्थ्य रखती है। तो आज का हमारा विषय है नीलगाय से अपने फसलों के बचाव के उपाय। किसान बंधुओं नमस्कार। हमारे किसानों के लिए नीलगाय सिरदर्द बना हुआ है। यह इसलिए क्योंकि नीलगाय इनके फसलों को चर जाती है, बर्बाद कर देती है। एक झटके में किसानों का पूरा मेहनत पानी में मिल जाता है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि नीलगाय से फसलों को बचाया जाए। इसी उद्देश्य से आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किस तरह से फसलों को नीलगाय से बचाया जा सकता है। इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि महाविद्यालय डुमराव के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर सुदय प्रसाद। सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस सवाल से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं कि किसान क्या प्रबंधन करें, वो कौन सी विधियां अपनाएं जिससे कि उनके फसल का बचाव हो सके नीलगाय से। पिछले एक दशक से ऐसा देखा गया है कि नीलगाय बहुतायत मात्रा में अपने जंगली इलाका को छोड़ करके, अंडुलेटिंग एरिया को छोड़ करके किसान के आवासीय क्षेत्र में, जहां किसान लोग अपना नैतिक क्रिया और अपने जानवर के चारा वगैरह लगाते हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं और उनके चारा को और उनके फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और किसान भाई इस पर बहुत ही चिंतित हैं और कुछ समय पहले इस पर
बिहार सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसको मारने की कदम था, जो उसको फिर बाद में रोक दिया गया किसी कारणवश, क्योंकि इस धरती पर सभी जीव को रहने की आज़ादी है। तो हमने इस आयाम को आगे बढ़ाया है। नीलगाय से जो फसल बर्बाद हो रहे हैं वो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए और इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं। नीलगाय जो हमारे ओर बढ़ रहे हैं तो इससे फ़ायदा क्या ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जी, नीलगाय, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि नीलगाय गाय की प्रजाति नहीं है। लोगों में ये भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि ये गाय है। ये बकरी और हिरन की नज़दीकी सदस्य है, जिसमें ये दोनों का गुण इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें शोध करने की आवश्यकता है। इसके मांस में और दूध में हो सकता है बहुमूल्य तत्व हों, और ये अभी बिहार सरकार के अभिरुचि के द्वारा डुमरांव कृषि महाविद्यालय में इसका नीलगाय अनुसंधान केंद्र खोलने की ज़रूरत महसूस हुई है और उस पर कार्य हो रहे हैं। सर, चूँकि आप इस पर शोध कर रहे हैं, इसलिए किसानों आपके पास पर्याप्त मात्रा में जानकारी है कि क्या इसमें हो सकता है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि किसान ऐसा क्या करें जिससे कि जो नीलगाय है उनके फसल के नज़दीक ना आए और उसको बर्बाद ना कर पाए। किसान भाई 3-4 चीज़ों पर अगर फोकस दें तो नीलगाय की समस्या कुछ हद तक कम हो सकती है। जैसे जहाँ वो फसल लगाए हुए हैं, जैसे जो चारा वगैरह लगाते हैं या हरी फसलें हैं, उसको ज़्यादा ये उस पर मार्क करती हैं, तो वहाँ पर वो जाल लगाएं, नेट लगा दें, ताकि वो नेट से बचाव किया जा सके। और कुछ किसान लोग इसको अडॉप्ट भी किए हैं, इस टेक्नोलॉजी को। दूसरा टेक्नोलॉजी ये है कि गाय का बिष्ठा या फिर गोबर घोल करके या फिर इसी का गोबर घोल करके अपने मेढ़ के चारों ओर कुछ हद तक दूरी बना करके डाल दें, तो उसमें भी इनकी आवागमन कम हो जाती है। ज़्यादातर नीलगाय फसल को नुकसान चारे से नहीं, वो दौड़ने से करती हैं। तो उस समय किसान लोगों को, मैं ये किसान भाइयों को सलाह देना चाहता हूँ कि जो आदमी का पुतला जो बनता है उसको बना करके कुछ इस तरह से उसमें लगा दें ताकि कुछ आवाज़ होते रहे, तो वो नीलगाय वो दूर भागती हैं। एक और इसमें चेंजिंग देखी गई है नीलगाय में कि दिन में तो कम विचरते हैं ह्यूमन एरिया में, लेकिन रात में ये आते हैं, जहाँ दूर दराज में रहते हैं, फिर रात में विचरण करते हैं और फसल को खा करके फिर सुबह की ओर फिर उसी स्थान पर चले जाते हैं। सर, जो अभी आपने 2-3 विधियां बताई, उसके सिवाय क्या ऐसा कुछ और विधि है कि किसान, जैसे आप बता रहे थे कि मेड़ के चारों तरफ गोबर छीट दें घोल के, क्या ऐसा कि कुछ रसायन वगैरह वो छीट दें जिससे भी अपने खेत के चारों ओर, जिससे कि वो उस खेत में ना आ पाएँ? रसायन का छिड़काव हम लोग इजाज़त नहीं देते, क्योंकि ये सिर्फ नीलगाय की समस्या को समाधान नहीं करेंगे, वो दूसरे भी जीव को मारने का काम करती हैं, तो वो उस पर छिड़काव नहीं कर सकते। जैसे कुछ ऑर्नामेंट प्लांट हैं या फिर मेडिसिनल प्लांट हैं, सर्पगंधा है या तुलसी है, अगर उस तरह के लगाते हैं तो नीलगाय उससे भी वो उसको खाती नहीं, वो दूर भागती है। सर, चूँकि ये आखिरी पड़ाव में हैं, ऐसे में हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान बंधुओं को नीलगाय से बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं, एक संक्षेप में वो क्या बताना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि आने वाला समय में, जो अभी इस पर शोध परियोजना चल रही हैं, तो आने वाला समय में हमें उम्मीद है कि ये नीलगाय किसानों के लिए वरदान साबित होगी और इसको कंट्रोल करने के कई उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं। तो हम यही सलाह देंगे कि अभी जो उपाय बताए जा रहे हैं उसमें अमल करें और आने वाला समय में फिर और जो टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे इसको कंट्रोल करने का, इसका उपयोगिता मिलाने का, तो उनको फिर फर्दर बताया जाएगा। सर, आज आप कार्यक्रम में आए और विषय पर बहुत ही उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर,
जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। दिसंबर का महीना है, ऐसे में जलवायु परिवर्तन के कारण फसलों में नमी आ जाती है और फसलों में नमी आते ही कीट पतंगों और बीमारियों का आतंक उन पर उमड़ पड़ता है। ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम फसलों में लगने वाली बीमारियों से पहले ही आपको आगाह करा दें। तो आज का हमारा दूसरा विषय है कि जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में गेहूं की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किसानों के लिए बेहद ही खास जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में गेहूं की वैज्ञानिक खेती के बारे में। किसान भाइयों, जब जलवायु परिवर्तन होता है तो गेहूं के ऊपर बहुत ही बुरा असर हमारे किसान भाइयों को गेहूं के ऊपर मार झेलनी पड़ती है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम जो उपाय करेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक सुबोध कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न से करेंगे सर, कि जब भी हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो एक भारी भरकम सा शब्द जो है किसानों के दिमाग में जाता है कि जलवायु परिवर्तन क्या है और ये कैसे होगा और इसका क्या नुकसान हमारे फसलों के ऊपर होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे सर कि आप जलवायु परिवर्तन क्या है, इसे सरल शब्दों में हमारे किसानों को समझाने का प्रयास करेंगे सर। जी, इसमें दो चीज़ होती है। एक होता है कि मौसम और जलवायु, तो जी दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो जो मौसम वीदर जो होता है, आपको हर साल का जो पैटर्न है, जैसे कि रबी आएगा, खरीफ आएगा, फिर गर्मी मौसम आएगी। फिर जलवायु में क्या होता है कि आपका ये हम जो मौसम का पिछले 30 वर्षों का जो रिकॉर्ड होता है पिछला, उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि क्या पैटर्न रहा है, रेनफॉल का क्या पैटर्न है, उसमें जाड़ा के मौसम आ रही है, इसमें क्या चेंजिंग हो रहा है। ये मतलब कि पिछले हम लोग 30 साल के डाटा को देखकर हम लोग वो जलवायु परिवर्तन को रखते हैं। मतलब ये हुआ सर कि मौसम जो है, आपके कहने का मतलब ये है कि हर साल जो है 3-4 बार बदलता है, लेकिन जलवायु जो है परिवर्तन जिसे हम कहते हैं, वो 30 साल का एक अनुपातिक रेशियो निकाल करके जो है जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग कहते हैं आपका जलवायु परिवर्तन। और अभी गेहूं के बुआई का सीजन चल रहा है सर, तो नो डाउट हम गेहूं की ही बात करेंगे सर। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो गेहूं के फसल के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे हमारे किसान भाई कैसे बचें सर, और क्या वैज्ञानिक पद्धति अपनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और कम नुकसान हो सर, इसके ऊपर थोड़ा वर्णन करें सर। अभी के सिचुएशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग, क्योंकि धान की जो रोपाई होता है पूरे तरह से अभी भी हम लोग मानसून पे ही आधारित होती है। उसके कारण क्या हो रहा है, मानसून जब डिले जी होता है तो उसमें उसके कारण हार्वेस्टिंग डिले हो गई, तो गेहूँ की बुआई भी समय से नहीं हो पाती है। तो किसान भाई को फिर उसके बाद जब हार्वेस्टिंग होगा, धान की कटाई हुई, तो गेहूं लगाते लगाते फिर उसको फील्ड की तैयारी करेंगे, उसमें बहुत समय लग जाता है। तो किसान भाइयों को अभी जो तकनीकी मशीनी तकनीकी आ रहा है उसका उपयोग बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी आपका हैप्पी सीडर है, सुपर सीडर है, इन सब चीज़ों से अगर बुआई करते हैं तो आपको एक जो नुकसान हो रहा है पैदावार में, उससे जी बहुत हद तक बची जा सकती है। सर, आपने अभी एक बात करी सर हैप्पी सीडर और सुपर सीडर की। सर, यह क्या है सर? ये कोई तकनीक है या कोई बुआई की तकनीक है या कोई मशीनरी है सर? हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। हैप्पी सीडर को हम लोग नो टिलर प्लांटर बोलते हैं, नो टिल प्लांटर। मतलब कि सर इसमें हम लोग जैसे बात की हम पहले भी कि इसमें हम लोग जब खेत की बुआई, जब हम लोग गेहूँ की बुआई करते हैं और उसके लिए जो फील्ड का तैयारी करते हैं उसमें बहुत समय लग जाता है। और ऑलरेडी हम लोग समय बहुत ज़्यादा हो जाता है धान की कटाई। तो इसके लिए नो टिल प्लांटर क्या होता है कि आपको मतलब कि आपको बिना जुताई की हुए, नो टिल, बिना जुताई किए हुए रो में ही, सिर्फ रो में जहाँ सीड गिराना है वहीं पे सीड गिराते हैं। वो
तैयारी कर देता है, आपका बीज की बुआई कर देता है। मगर दिक्कत क्या आ रही है, नो टिल प्लांटर भी उससे अच्छा सुपर सीड में क्या है कि जैसे कि अब धान की हार्वेस्टिंग जो होता है कंबाइन हार्वेस्टर से हम लोग कर रहे हैं। कंबाइन हार्वेस्टर में जी उसका जो फसल अवशेष है बहुत बड़ा बड़ा रह जाता है, कंबाइन हार्वेस्टर में देखते हैं। तो उससे आपको धान की बुआई जब हम लोग हैप्पी सीडर से करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, और उसमें जो उसका फसल अवशेष है उसके बुआई में सारा दिक्कत आता है। तो सुपर सीडर जी क्या है कि उसमें जो आपका जो उसमें अवशेष रह जाता है उसको साथ साथ जुताई करते हुए वो प्लांटिंग करता है। एक और भी सर्वे सर आता है सर, कृषि वैज्ञानिकों ने एक शोध किया सर, जिसके तहत ये पाया है कि अगर उन्नत किस्म के गेहूं के बीज का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसमें क्या होता है सर कि 60 से 70% तक जलवायु परिवर्तन के कारण जो नुकसान किसानों को होता है उससे बचा जा सकता है सर। तो इस पद्धति और इस किस्म के बीजों के बारे में हमारे किसानों को बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन किया कि आपको कुछ पचेती किस्में भी हैं जो कि मतलब कि लेट सोइंग हो रहा है। जैसे कि हमारा बहुत सारा संस्थान है जो हमारा हीट टॉलरेंस वैरायटी तापक्रम को मेंटेन मतलब कि टॉलरेट कर पाए, जैसे कि DBW 303 जिसको कि करण वैष्णवी भी बोलते हैं, DBW 71 आपका हमारे BAU सबौर का भी जी सबौर श्रेष्ठ जो कि आपको लेट सोइंग है और वो आपको इरीगेटेड कंडीशन में जी अच्छा उपज देती है, और ये अच्छा मतलब कि हीट को टॉलरेट करती है। तो मतलब ये मतलब अच्छी वैरायटी है जो कि किसान इसको उपयोग कर जो हमारा फसल का पैदावार को मेंटेन रख सकते हैं। सर आप हमारे आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आपको धन्यवाद। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। रखिए अपना और अपने अपनों का ख्याल। होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।